हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करेंगे, समझेंगे, है ना। तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। पार्टिकल्स है और एक कॉमन पॉइंट से हम लोग उसको सस्पेंड किए हैं बाय मीन्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल लाइट सिल्क थ्रेड। ये टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है। यहाँ दोनों का मास सेम है। एक कॉमन पॉइंट से P से ये सस्पेंडेड है। आइडेंटिकली चार्ज होने के कारण दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा और ये अर्थ के पास है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये जो पार्टिकल है इसका वेट होगा और इसके कारण ये दोनों स्प्रिंग कुछ एंगल बना करके इक्विलिब्रियम में ये आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में अभी रेस्ट में है। हम लोग यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हम अभी ये एंगल दोनों इक्वल होगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये एंगल अलग अलग भी हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दोनों आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं। दोनों का मास सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है और आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, स्ट्रिंग का लेंथ भी सेम है। ये सारा कंडीशंस है और ये सेपरेशन भी हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोगों को देखना है ये अभी इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, है ना। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, टू identical charged particles are suspended from a common point by means of two identical light non-conducting inextensible strings। यहां पर हम लोग करना क्या है, डिस्कस द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम लोग को डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चंस होता है ना। तो हम लोग इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
कौन कौन सा फोर्स चार्ज पार्टिकल पर होगा। तो अभी हम लोग अगर देखें तो दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सारा फोर्सेस है। और अगर हम इक्विलिब्रियम डील करें तो हम लोग जानते हैं ये तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग 11th में बहुत सारा किए हैं। हम लोग अगर बेटा यहाँ टेंशन को रिजॉल्व कर दें, टेंशन को अगर हम लोग रिजॉल्व कर दें यहाँ पर, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम देखें तो ये एंगल हम थीटा एज्यूम किए हैं। दिस इज थीटा, दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। सिमिलरली यहां भी आप दिखा सकते हैं, आइडेंटिकल है, दोनों मास आइडेंटिकल है, दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है। ये भी एंगल थीटा होगा। दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। और अगर आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखें, बहुत आसान कंडीशन है यहाँ पर। तो एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम एफबीडी, जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं टी साइन थीटा जो हमारा है, दिस इज इक्वल टू एफ, एंड टी कॉस थीटा जो हमारा है, दिस इज एम जी। हमारे पास दो सिंपल इक्वेशन बन गया। और यहाँ से हम लोग चाहें तो थीटा कितना होगा, हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम लोग 1/2 करें तो टी कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं tan थीटा, दिस इज F/mg। ये बहुत काम का रिलेशन है हम लोगों को। और यहाँ पर F का वैल्यू आप जान रहे हैं क्या है, F इज इक्वल टू KQ²। यहाँ पर F हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, है ना। मीडियम होगा तो ये फोर्स चेंज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं KQ²/D²। ये हम लोग को ये मतलब यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेंथ दिया हुआ है तो D का वैल्यू थीटा के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इससे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन मिलता है ऐसे। अगर हम लोग यहाँ से टेंशन निकालना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1² + 2²। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो t² sin² थीटा, यहाँ t² cos² थीटा, t² कॉमन हो जाएगा, एंड t² इज इक्वल टू sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाएगा, F² + mg²। और यहाँ से आप t निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू √f² + mg²। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम में ये रिलेशन हमारे पास मिलेगा। अब हम लोग देखना है कि इस रिलेशन का हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, इस पर किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। अगर सारा इंफॉर्मेशन दे दिया तो कभी कभी पूछ देता है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं बेटा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू F/mg। अगर हम इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बारे में बात करें, अगर हम लोग ये पार्टिकल ले लें और ये पार्टिकल ले लें, है ना, हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं A से A एंड B।
अगर हम लोग चार्ज इस पर कुछ भी रखें, Q1 रखें, Q2 रखें, ये जो फोर्स है हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। तो अगर हम चार्ज को चेंज कर दें, सपोज कीजिए इस अरेंजमेंट में दोनों पार्टिकल पर चार्ज अगर अलग अलग कर दिया जाए और पूछा जाए कि ये थीटा क्या दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा, है ना, वर्टिकल के साथ इस स्ट्रिंग का एंगल, वर्टिकल के साथ इस स्ट्रिंग का एंगल, ये दो स्ट्रिंग है ना, तो क्या ये दोनों एंगल, अगर लेंथ दोनों बराबर है तो क्या ये दोनों एंगल चार्ज का फंक्शन है? अगर हम चार्ज डिफरेंट कर दें, है ना, अगर क्वेश्चन पूछे ऐसा, इफ QA इज नॉट इक्वल टू QB, दोनों इक्वल नहीं है, देन स्ट्रिंग्स विल मेक, दो हम ऑप्शन दे रहे हैं, मेक फर्स्ट equal angles with vertical और unequal angle। तो आप यहां पर देखें tan थीटा का वैल्यू अगर इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो F/mg, है ना, QA इज नॉट इक्वल टू QB बट MA इज इक्वल टू MB, ये दिया हुआ है, मास दोनों का सेम है। तो हम लोग यहाँ देखें कि चार्ज अगर हम चेंज सपोज कीजिए ये Q1 Q2 कर देते हैं, तो क्या ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है mg दोनों का सेम है, तो हम थीटा को देखना है, तो थीटा अलग अलग होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ का f और यहाँ का f अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि अगर QA इज नॉट इक्वल टू QB, तो उस केस में जो A पर और B पर फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं करेगा, और चेंज नहीं करेगा, mg ऑलरेडी दोनों का सेम है, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगा। इसका मतलब इसके लिए हमारा ये ऑप्शन मिलेगा, इक्वल एंगल विथ वर्टिकल, है ना, चार्ज आप चेंज कर दे रहे हैं, मास अगर सेम है तो भी क्या होगा, अगर लेंथ दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में वर्टिकल के साथ दोनों का एंगल सेम होगा। फिर अगर दूसरा पार्ट यहाँ पर कभी कभी पूछता है, अब हम लोग देखिए Q का इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें मास दोनों का अलग अलग हो जाए, इफ MA नॉट इक्वल टू MB, तो अभी हम लोग देखें QA नॉट इक्वल टू QB, QA इक्वल टू QB, दोनों केस में F दोनों पर सेम है, लेकिन अगर मास अलग अलग कर दें तो वेट अलग अलग हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा उसके लिए tan थीटा कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मास अनइक्वल है, इफ MA नॉट इक्वल टू MB, है ना, देन क्या होगा, देन टू स्ट्रिंग्स will make unequal angle, unequal angle with vertical। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो थीटा आप देख रहे हैं, ये थीटा जो देख रहे हैं ये वेट का फंक्शन है और साथ साथ फोर्स का भी फंक्शन है। अगर ये जो अरेंजमेंट हमारा है, इस अरेंजमेंट को अगर हम लोग किसी एक्सीलरेटिंग फ्रेम में डाल दें तो वहां से भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम, सपोज की सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि सपोज कीजिए एक लिफ्ट के अंदर डाल दें और लिफ्ट हमारा एक्सेलरेट कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि इफ दिस अरेंजमेंट is inside an elevator, ये एक एलिवेटर के अंदर है, एंड
एलिवेटर एक्सेलरेट्स, तो उस कंडीशन में, है ना, टेंशन क्या होगा। उसी तरह से हम लोग और पूछ सकते हैं कि थीटा का क्या होगा। तो एक्सलेट अगर कर रहा है, सपोज कीजिए दो केस ले रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, what will happen to divergence between two strings। डाइवर्जेंस का क्या होगा, तो आप देखें यहाँ पर अगर सडनली जो है ये अपवर्ड एक्सेलरेट करने लगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जी इफेक्टिव जी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब हम लोग पढ़े हैं कि जब वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट करता है तो इफेक्टिव जी जी प्लस ए नॉट हम लोग यूज करते हैं, यानी वेट बढ़ जाएगा उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वेट इसका बढ़ेगा और वेट बढ़ने के कारण फिर थीटा यहाँ पर घटेगा, यानी डाइवर्जेंस विल डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंस विल डिक्रीज, है ना। तो ये केस अक्सर पूछा जाता है। दूसरा केस अगर हम वही करें, वर्टिकली डाउनवर्ड करें तो कहेंगे डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि इफ एलिवेटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर फ्री फॉल होगा, इफेक्टिव जी जीरो, इफेक्टिव जी जीरो होने का मतलब है कि ये इन्फानाइट, टेन थीटा इन्फानाइट होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कहने का मतलब कि ये जो है स्ट्रिंग और ये पेयर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। तो अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, अंडर दिस कंडीशन strings will become horizontal, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो टेंशन का आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना, और डायग्राम में भी जा सकते हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से अगर देखें हॉरिजॉन्टल होने का मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस d जो है वो 12 हो जाएगा, तो f का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, है ना, और वहाँ पर mg खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग g इफेक्टिव कितना लिख रहे हैं, 0। तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि t इज इक्वल टू f हो जाएगा। यानी सिचुएशन हमारा अगर हम फिगर से देखें तो फिगर से देखें तो यहां आ जाएगा, ये हम लोगों का P था, इधर B चला जाएगा, इधर A हो जाएगा और T यहाँ पर mg खत्म हो गया, g इफेक्टिव 0, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे f, तो f यानी t इज इक्वल टू f, और f कितना है, तो k q स्क्वायर बाई 2l का स्क्वायर मीन्स k q स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पर ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चीज है इसमें कि कभी कभी पूछा जाता है कि अगर पूरा सिस्टम को हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दें, खास करके फ्लूइड से क्वेश्चन डाला जाता है कि अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर डाल दें और सपोज कीजिए कि ये डाइवर्जेंस एंगल चेंज नहीं करता है, तो अगर डाइवर्जेंस एंगल चेंज नहीं करता है तो पूछता है इसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और कैसे सोचेंगे, ये
किसी भी दूसरे मीडियम, किसी दूसरे लिक्विड के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर वाटर लेकर के कर रहे हैं। If whole arrangement is taken inside water and divergence between two streams remains same. Calculate a specific gravity of material of charged particle. ये हम लोगों को निकालना है कि चार्ज पार्टिकल जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। यहाँ पर एप्सिलॉन आर वाटर का दे दिया जाएगा, सपोज कीजिए 81 जो भी है दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर चेंज क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि डाइवर्जेंस सेम रहता है, डाइवर्जेंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो डाइवर्जेंस में चेंज नहीं आता है, इसका मतलब थीटा सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि F बाई वेट, दिस इज वेट का रेशियो जो होगा है ना, वो सेम रहेगा। तो हेयर हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग इसे सोल्यूशन देखें बहुत आसान है। हेयर F बाई वेट ये कांस्टेंट है, यानी हम लोग कहें कि F वाटर में और ऐसा हम लोग कहें, पहले तो एयर में था, तो F एयर में और वेट एयर में, और F वाटर में और वेट वाटर में, ये सेम होगा ये चीज। और इसको हम लोग बहुत आसानी से अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। F एयर क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पर हम पहले बताए थे कि F नेट फोर्स है, इस पर इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो F एयर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नहीं तो आप ऐसे सीखे हैं, नेट फोर्स के बारे में सीखे हैं है ना, उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। अगर F एयर को हम लोग F नॉट कहें और एयर में जो वेट है, एयर की डेंसिटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो mg लिखें। F वाटर में क्या हो, तो हम लोग पढ़े थे कि जो एयर में फोर्स है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, और वेट इन वाटर किसी भी लिक्विड में है ना, किसी बॉडी को अगर हम लोग कंप्लीटली इमर्ज करते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू W0 1 माइनस है ना रो बाई डी, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं mg 1 माइनस रो बाई डी। अब आप यहां से देखिए, ये बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। F नॉट यहां से कैंसिल हो गया, mg भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब एप्सिलॉन आर 1 माइनस रो, रो मीन्स वाटर का रो ना, रो वाटर, और d मतलब बॉडी का डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस रो वाटर बाई डी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन आर।
एप्सिलॉन आर इज 80, बस आप लिख सकते हैं रो वाटर बाई डी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/80, है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया हमारा 79, ठीक है। और हम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना था, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं d बाई रो वाटर, दिस इज 80/79। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए। और ये कोई दूसरे लिक्विड के लिए दे सकता था, तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा हम लोग इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर और भी हम लोग देखें इस पर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता है इसमें कि सपोज कीजिए ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है और अचानक ये चार्ज दोनों जो है वो लीक करना शुरू किया एक कांस्टेंट रेट से, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये दूसरे की तरफ मूव करेगा। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोगों को दे दिया गया है ना, तो इस डिस्टेंस और उसके वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा, है ना, ये चीज हम लोगों को पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आया भी है ना, तो इसको भी हम लोग देखें कि इफ सिस्टम इज स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम, if system is staying in equilibrium and suddenly charge on the particles start decreasing at constant rate, डिक्रीज करने के कारण लीकेज हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक लीकेज के कारण चार्ज कांस्टेंट रेट से घटना शुरू हो गया, है ना, कांस्टेंट रेट, देन हाउ velocity of charge particle will vary with separation between the two charge particles। ये भी क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर केवल रिलेशन हम लोगों को पूछा गया है कि कैसे वैरी कर रहा है, डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, कितने पावर के डायरेक्टली है, कितने पावर के इन्वर्सली है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर फिर देखें कि अगर ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम में हम लोग इसके, है ना, और थीटा के फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देखें यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि अगर सपोज कीजिए डिस्टेंस फिक्स्ड है, यहां गौर कीजिए, अगर हम लोग ये पॉइंट ये मूव कर रहा है तो ये पॉइंट यहीं रहेगा, तो हम लोग ये डिस्टेंस को भी इधर सिमेट्री से ये x ले लेते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ tan थीटा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो tan थीटा आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और गिवन है, गिवन क्या है कि सेपरेशन यानी d वेरी मच लेस देन l, यानी थीटा इज वेरी मच स्मॉलर, थीटा बहुत छोटा है ना, दैट इज थीटा टेंड्स टू 0। तो थीटा अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन देखें कि tan थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन है वी हैव tan थीटा दिस इज इक्वल टू f/mg। तो हम लोग
लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रिलेशन साइन थीटा भी इसको लिख सकते हैं, जिससे कि tan थीटा लिखेंगे तो हम लोगों को ये दिस बाई दिस x बाई एच चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर h पता नहीं है, l पता है, तो इसको हम साइन थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। अब हम लोग वैल्यू अगर पुट करें तो साइन थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा इज x बाई एल एंड f इज k क्यू स्क्वायर बाई एम जी। सर एफ के क्यू स्क्वायर बाई हम लोग 2x का होल स्क्वायर, ओके, और यहाँ से एम जी। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया है ना, x बाई एल दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एंड यहाँ से 4x स्क्वायर एम जी। तो यहाँ से आप q का एक ना रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से देखें आप क्या मिल रहा है, के क्यू स्क्वायर इंटू एल दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एल 4x क्यू इंटू एम जी। और आप यहाँ से फिर ये रिलेशन लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4mg एक्स क्यू बाई के इंटू एल और q इज इक्वल टू 4mg एक्स क्यू बाई के एल, है ना, का स्क्वायर रूट। ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहां पर दे रखा है चार्ज कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी dq बाई dt कांस्टेंट है। तो आप यहां से एक रिलेशन लिख सकते हो, q इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट होगा, है ना, जिसका रूट भी एक कांस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट c लिखते हैं और x टू द पावर 3/2 लिखते हैं एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t। तो हम लोग मिल जाएगा dq by dt दिस इज इक्वल टू c और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 dx by dt, है ना। एंड दिस इज कांस्टेंट, dq by dt इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, dx by dt इज v। तो अब हम लोग यहां से फाइनली आ सकते हैं कि यहां से देखिए, तो दिस इंटू दिस x टू द पावर हाफ इंटू v, है ना, दिस इज कांस्टेंट एंड यू कैन राइट v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का है तो प्रोपोर्शनलिटी में अंतर नहीं आएगा, है ना। सेपरेशन यहाँ 2x है तो x टू द पावर हाफ मतलब 2x टू द पावर भी हाफ माइनस हाफ ही लिखेंगे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी कर निकालने के लिए कहे तो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों का वेलोसिटी सेम है और यहाँ पर हम कांस्टेंट को रहने देंगे। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये फिगर आपके ये दिमाग में होना चाहिए, है ना। इसलिए कि कभी कभी जैसे जी मेंस जिसको देना है तो हम लोग यहाँ पर 2 पार्टिकल्स प्रॉब्लम लिए और यही केस अगर 3 पार्टिकल्स का हो जाए और 3 पार्टिकल्स का हो जाए तो नीचे जो आइडेंटिकल पार्टिकल रखेंगे, जैसे यहाँ 2 पार्टिकल के बीच का सेपरेशन सेम है, वहाँ भी 2 पार्टिकल के बीच का सेपरेशन सेम होगा, तो नीचे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और वहां पर भी पूछता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, है ना। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग रेफरेंस लेकर के वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें 3 पार्टिकल्स हो सकता है, 4 पार्टिकल्स हो सकता है, तो आप इसको जनरलाइज करके कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। और हमेशा ध्यान रखें
कि ये स्ट्रिंग का लेंथ और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लें, है ना, ये वर्टिकल से एंगल हम लोगों को मिलेगा। यहाँ 2 पार्टिकल में हम लोग फोर्स जैसे निकाल लिए, दोनों पर इक्वल फोर्स ऐसे निकाल लिए। 3 पार्टिकल्स का भी फोर्स हम लोग सीखे हैं कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है तो √3 टाइम्स इंडिविजुअल फोर्स आ जाता है। तो अगर वैसा क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाए कि क्वेश्चन ऐसा हो कि 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, इफ 3 identical charged particles are suspended from a common point by means of three identical light non-conducting inextensible strings, each of length L, and at equilibrium separation between any 2 particles is A। यहां पर हम ऐसा भी दे सकते हैं A वेरी मच लेस देन L। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो इसी को रेफरेंस लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखेंगे आप। तो हम लोग यहां से देखें, यहाँ पर क्वेश्चन रिमूव करेंगे। इफ 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय मींस ऑफ 3 आइडेंटिकल लाइट नॉन कंडक्टिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ L, and at equilibrium separation between any 2 particle is A very much less than L, find tension in the string। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेफरेंस हमारा यही क्वेश्चन होगा। केवल डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस कहां आएगा उसको हम लोग देखें। आप यहां पर देखें, यहां पर ये सीधा स्ट्रेट लाइन, लेकिन 3 पार्टिकल्स होगा तो 3 पार्टिकल्स होगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। थ्री पार्टिकल्स होगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये यहाँ देखिए, ये P जो पॉइंट है उसके ठीक नीचे ये सेंटर ऑफ मास होगा। और हम लोग देखें यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो फोर्स आएगा तो आप देखें यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, और ये सेपरेशन दे रखा है A। तो हम लोग देखे थे अभी इस पर जो फोर्स लगता है तो ये KQ²/A², इधर KQ²/A²। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो हम लोगों को मिलेगा, है ना, यहाँ पर देखिए ये सेंटर से इस चार्ज को ना ज्वाइन करने वाला लाइन, इसी के लॉन्ग, यहाँ भी देखें आप, ये जो सेंटर है
इसके ठीक ऊपर हमारा ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। तो आप यहां पर देखें, ये एफ नेट है और एफ नेट हम लोग निकाले थे इसमें 3√3 KQ² ये निकल गया। अब हम लोग यहां पर देखें कि ये जो नेट फोर्स होता है ये T साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो अब हम लोग यहां पर देखें कि हियर टेंशन अगर हम लोग T लेते हैं तो हियर T साइन थीटा will be equal to this F net। तो T साइन थीटा F net √3 KQ² बाई A², ये मिल गया हमारे पास एक इक्वेशन। अब देखें साइन थीटा, साइन थीटा ये एंगल था वर्टिकल जो यहां से ऐसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, है ना, और स्ट्रिंग के बीच का एंगल। तो हम लोग देखें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये P है और यहां पर हम गौर करें ये जो पॉइंट हमारा है O है सेंटर, क्योंकि इसके ठीक ऊपर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा और इधर T था हमारा। ये एंगल हम लोग थीटा लेते थे और यहां पर इस लाइन पर ही हम लोगों का फोर्स है ये √3 KQ² बाई A²। अब ये डिस्टेंस अगर हम निकाल दें, ये हमारा L है, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें तो हमारे पास साइन थीटा यहां मिल जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे? तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हमारा है a/2 और ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। दिस इज a/2। ये यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको आप चाहें तो r ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा r है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग चले जाएं और यहाँ पर हम लोग cos 30 डिग्री लिखें तो इन ट्रायंगल कुछ नेमिंग हम लोग कर दें। ये 3 पार्टिकल्स है ABC हम लोग कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC आप देखें यहाँ से दिस, ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को निकालना है। तो cos 30 डिग्री है ना, cos 30 डिग्री a/2r और cos 30 इज √3/2 a/2r और यहां से r का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आ गया, a/√3। r अगर पता हो गया, l हम लोगों को गिवन है, तो यहां से हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर t and sin theta is r/l, sin theta is r/l, this is equal to √3 KQ² बाई A²। और आपने यहाँ पर r फाइंड कर लिया है ना, a/√3 है ना। तो अब हम लोग आसानी से t a/√3 l √3 KQ² बाई A² और यहां से आप t निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको रेफरेंस लेकर के हम लोग ऐसे 4 पार्टिकल्स का भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से है ना, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, है ना। इस पर बहुत सारे है ना क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये सारे लोग कर लेंगे। t का वैल्यू यहां से निकल गया 3 KQ² L बाई AQ। ओके, अब हम लोग देखें कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखें कूलम्स लॉ पर बेस्ड। कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन कर रहे हैं।
कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज कीजिए कि हमारा ये एक सर्कुलर रिंग है, नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग, कंडक्टिंग भी ले सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रेडियस इसका दे रखा है, रेडियस इज से आर, कैपिटल आर, दिस इज सेंटर एंड टोटल चार्ज प्लस क्यू। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, along the periphery of the ring। अब कहता है कि इसके सेंटर पर अगर कोई हम लोग दूसरा पॉजिटिवली चार्ज रख लें, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक और चार्ज क्यू नॉट रख दिया, तो इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा। तो आप ऐसे सोचेंगे, इस चार्ज के इफेक्ट के बारे में अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे कि क्या होगा अगर हम कोई भी छोटा सा पोर्शन इधर लें, है ना, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। अगर वैसा ही पोर्शन इधर ले लें तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। और इसी तरह से बहुत सारा, अगर हम ऐसे लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं तो आप कहेंगे इधर एक फोर्स लगेगा, है ना। वैसा ही अगर एक छोटा सा पोर्शन हम लोग इधर ले लिए तो इधर भी फोर्स लगेगा। और ऑल अराउंड चारों तरफ अगर हम लोग देखें तो ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, कहीं भी चारों तरफ आप देखेंगे, है ना, ऐसे, तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा। और इसका इफेक्ट अगर देखें तो नेट फोर्स ऑन द रिंग जीरो होगा। और उसी तरह से अगर कहें कि इसके कारण इस पर फोर्स, तो ये इधर रिपेल करेगा, ये वाला पोर्शन इधर रिपेल करेगा, ऐसे ऐसे, और इस पर भी नेट फोर्स जो हमारा होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर ये सिस्टम हम लोग कंसीडर करें तो न रिंग पर नेट फोर्स लगेगा एफ नेट, रिंग जीरो, एफ नेट क्यू नॉट जीरो, यानी दोनों इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर आप यहां पर सोचें इस तरह से, ऐसे फोर्स लगेगा तो ये रिंग एक्सपैंड करना चाहेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो यहां नेट फोर्स जीरो है, बट रिंग हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड, है ना, बट रिंग हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड। और इस एक्सपेंशन टेंडेंसी के कारण रिंग में एक टेंशन आएगा, thus a tension will be developed in the ring। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस टेंशन, टेंशन इन द रिंग। ये हमारा क्वेश्चन है ना। है क्या सिचुएशन, है ना, तो ये है थिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग,
रेडियस गिवन है आर, कैरिंग चार्ज प्लस क्यू, चार्ज on another point charge, a point charge plus q naught is kept at the center of the ring. ये सिचुएशन है और इसी से रिलेटेड है कि नेट फोर्स कितना होगा तो 0 होगा, है ना। लेकिन इसके कारण रिंग में एक टेंशन आएगा और उस टेंशन को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आप लोग भी सोच सकते हैं, है ना, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर आसानी से, है ना। तो हम लोग देखें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैरिंग चार्ज प्लस क्यू, है ना। चार्ज क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग. You have to calculate tension developed in the ring due to this charge. Now we will try to solve it. How will we solve? देखें हम लोग कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं फिर से, देखें आप। ये हमारा रिंग था, अगर हम लोग कहीं भी एक पॉइंट ले लें तो कहीं भी स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो टेंजेंशियल होता है ना। तो कहीं भी अगर ऐसे एक पॉइंट लेंगे यहाँ तो टेंशन ऐसे दिखेगा, लेकिन एक पॉइंट पर अगर हम पॉइंट ले लें तो इसका हम लोग डील नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक्स या डायनामिक्स इक्विलिब्रियम हम लोग डील नहीं कर सकते हैं। कैसे कि अगर एक पॉइंट लेंगे, ये पूरे पर चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ हम चार्ज निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा लेंथ कंसीडर। दिस इज सी सेंटर, कंसीडर वेरी स्मॉल लेंथ, से ए बी, वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ। सपोज दिस एंगल इज थीटा और डी थीटा, इट मीन्स डी थीटा टेंड्स टू 0. A and B are very close, very close, है ना। You can take B and A almost coincident. तो अब हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दें बेटा, तो ये B भी यहीं पर है, ऑलमोस्ट A भी यहीं पर है, और ये जो छोटा सा लेंथ होगा हम लोगों का, हम लोग DL इज इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। ये पूरा छोटा सा लेंथ है, तो इस पर का चार्ज हम लोग पूरे को मतलब ये दोनों पॉइंट तो ऑलमोस्ट यहीं पर है, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा चार्ज dq एज्यूम कर सकते हैं, इस लेंथ के चार्ज को dq, और ये यहाँ पर था q नॉट, तो ये q नॉट और dq एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। और अब हम देखें टेंशन टेंजेंशियली होता है, तो यहाँ जो टेंशन हम देख रहे हैं ना, टेंशन का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ जो हम टेंशन देख रहे हैं इसका डायरेक्शन इधर है। अब हम लोग अगर यहाँ से हम लोग सोचें सेंटर की तरफ, मतलब यहाँ से सेंटर के पैरेलल ऐसे लाइन खींच रहे हैं, मतलब अगर हम लोग टेंशन का रिजोल्यूशन कर दें, दिस इज टी, दिस इज टी, ये एंगल पूरा डी थीटा था, तो ये डी थीटा बाई 2 होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा, और ये जो एंगल हमारा है ये होगा डी थीटा बाई 2। तो आप यहाँ देखें इधर होगा टी कॉस डी थीटा बाई 2,
और इधर जो हम लोगों को कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा टी साइन डी थीटा बाई 2। ये खत्म हो गया, इसको हम रिजॉल्व कर दिए। यहाँ भी वही केस है, आप देखें यहाँ से, दिस एंगल इज डी थीटा बाई 2, देयरफॉर टी कॉस डी थीटा बाई 2 एंड इन दिस डायरेक्शन टी साइन डी थीटा बाई 2। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है ना, कंपोनेंट ऑफ टेंशन, दिस इज 2t साइन डी थीटा बाई 2। तो अगर आप यहाँ पर सोचें, यू आर हैविंग दिस चार्ज प्लस q नॉट एंड हियर चार्ज इज dq, there will be repulsive force on this charge, and in this direction 2t sin d theta by 2, कंपोनेंट ऑफ टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए हमेशा, है ना। हम लोग यहाँ पर जब जल्दी बनाने लगेंगे क्वेश्चन, कहीं भी ऐसा मिले, कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द रिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। दिस इज 2t साइन डी थीटा बाई 2 एंड डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल मेड बाय ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द रिंग, ठीक है। और ये फोर्स यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये रिपल्सिव फोर्स होगा एंड दिस डिस्टेंस इज r, तो आप लिखेंगे इसको k q नॉट dq बाई r स्क्वायर। अब हम लोग यहां देखें एट इक्विलिब्रियम, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो हियर 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू k q नॉट r स्क्वायर एंड dq इज लेमडा dl, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना। तो और यहाँ पर थीटा डी थीटा टेंडिंग टू 0, तो यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2t एंड डी थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू k q नॉट r स्क्वायर लेमडा। व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज q बाई 2 पाई r, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज बाई लेंथ, एंड dl इज r डी थीटा। एंड यहाँ से आप देख लें, आसानी से आप बता सकते हैं, एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू k q नॉट, k q नॉट 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, दिस इज टेंशन। और ये भी बताने का मकसद है, ये ऐसा क्वेश्चन जो हम लोगों को है ये बहुत जगह मिलता है। सर्कुलर मोशन में रिंग रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण उसमें एक्सपेंशन टेंडेंसी होता है, तो वहाँ भी पूछा जाता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही ये 2t साइन डी थीटा बाई 2 और वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स से इसको हम लोग mv स्क्वायर बाई r से इक्वेट कर देंगे, है ना। मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा, बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये आप याद रखेंगे हमेशा, 2t साइन डी थीटा बाई 2, कंपोनेंट ऑफ टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, दिस इज 2t साइन डी थीटा बाई 2। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर किए कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, फिर अगले क्लास में कुछ और हम लोग क्वेश्चन स्टैंडर्ड करेंगे, है ना, जो कि बहुत जगह उसका यूज होता है। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे।